जी आया काम भी आज पूरा केंद्र कर दी सॉरी। धन्यवाद लोमड़े जी, आपने इतने व्यस्त समय से हमारे आदरणीय श्री मुकाटी जी, आदरणीय श्री भायरी जी, रघुवंशी जी, सर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी से आए हुए समस्त प्रतिनिधिगण, अलग अलग ग्राम से पधारे हमारे कृषक बंधु और इस बांस के क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत से इच्छुक लोग हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारा वन अमला, मैं सभी का इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अमला का मुख्य उद्देश्य बांस के प्रति लोगों को जागरूक करना, बांस मिशन की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताना और बांस के क्षेत्र में जो भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। कुछ प्रगतिशील कृषक हैं हमारे बीच में, आदरणीय मुकाती जी हैं, आदरणीय भायरी जी हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम सब उनसे रूबरू होके उनके जो कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे और उनका इस क्षेत्र में आगे क्या विज़न है, आगे क्या डेवलपमेंट आप देखते हैं और शासन से किस तरह की कुछ अपेक्षाएं हैं, तो उन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बैठ के बात करेंगे। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश बांस के क्षेत्र में अग्रणी जिला है, पूरे इंडिया में उसका नंबर 1 स्थान है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि उत्पादकता हमारी जो है बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्पादकता पर हेक्टेयर अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है जिससे के साथ हमको जो है इसके साथ संबंध करना है वो बढ़ेगा और बिना इंडस्ट्रीज़ के निश्चित तौर पे जो है कृषकों की इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा सुधार नहीं आ पाएगा। तो कृषक बांस लगाएं और उसके लिए एक बाजार उपलब्ध हो और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएँ। इस क्षेत्र में हमें क्या क्या कार्य करने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ विचार करेंगे। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि वो भी यहाँ पर आएँ। उनका नाम अगर यहाँ ना पुकारा जा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन वो खुद भी स्वेच्छा से आके अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छे कार्य अगर हुए हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं और अगर कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दिक्कतों के बारे में हमें पता चलेगा तो हम उसके बारे में सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कार्यशाला अनुपयोगी चीज़ों के लिए नहीं की जाती, हमारे जीवन में जिसका बहुत महत्व होता है और जिसे स्थापित करने की आवश्यकता होती है उसी के लिए बार बार जो है हमें प्रेरित भी किया जाता है और उसकी आवश्यकता भी होती है। आज पहली बात तो यह है कि एक बांस के ऊपर कार्यशाला की जा रही है। आपने सोचा हो बैम्बू मिशन भी बना है भारत सरकार में, यानी जब किसी चीज़ को मिशन के रूप में अपनाया जा रहा है इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उसका महत्व ज़्यादा और हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे नर्मदापुरम में इन्वेस्टर मीट हुई थी और वहाँ भी बांस के ऊपर एक कार्यशाला रखी गई थी और उस समय हमने देखा कि विश्व का 70% से अधिक बांस जो है सिर्फ चाइना में पैदा किया जाता है और 90% निर्यात जो है वो चाइना ही करता है। भारत जैसा प्रकृति से जुड़ा हुआ देश जहाँ की तमाम सनातन मान्यताएं हमें बांस से जोड़ती है, कहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जो चाइना में कहते सब एक दिन में ही मकान बनकर तैयार हो जाता है,
4 मंजिला मकान 5 दिन में बन गया, 5 मंजिला मकान 5 दिन में बन गया, कैसे बन गया वो? समय की बचत हुई ना। जिस भवन को बनाने में 4 साल 5 साल लगते हैं, अगर वो 5 दिन में बन रहा है तो समय की बचत हो रही है। समय की बचत हो रही है, समय ही तो सबसे मूल्यवान है। तो कैसे बनता है? तो पार्टिकल बोर्ड के माध्यम से दीवार भी बन गई, खंभे भी बन गए, छत भी बन गई, बस जाके नट बोल्ट से कस नहीं रह गया, भवन बन गया। तो अगर हमें समाज हमारे को अगर विश्व में सर्वाइव करना है, आधुनिक रूप से सबके साथ चलना है, तो निश्चित रूप से हमको बांस के उपयोग को, लकड़ी के उपयोग को बढ़ाना पड़ेगा। उसको उसका जो है आधुनिक जो उपयोगिता बनती है, पार्टिकल बोर्ड के मान से या प्लाईवुड के की जरूरत के मान से, या और भी कोई जरूरत होती है, जैसे कुछ पाउडर भी बनता है, जो भी जरूरत हो, इन सब जरूरतों के लिए हमको यहाँ पे उसका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। उपयोग अगर हम उसके बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन भी बढ़ेगा। आज हम सभी लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने गेहूं की खेती छोड़ी पर बांस की ओर नहीं गए। हम लोगों ने गेहूं की खेती जड़ी छोड़ी है, लेकिन हम सागौन की खेती की ओर नहीं गए। हम कहाँ गए? टमाटर और मिर्ची की खेती की ओर। क्यों? क्योंकि उससे लाभ अधिक हो रहा है। ये मनुष्य का सहज स्वभाव है कि जहाँ लाभ होगा उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो मैं आज इस बैठक में आप लोगों को, जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, उनके माध्यम से आपको सब चीज़ें सुनने को मिलेगी, पर मैं एक ही भावना व्यक्त कर सकता हूँ जो मैंने आपसे कहा कि रहेगा बांस तो ही बजेगी बांसुरी। अगर इस मानसिकता के हम चलेंगे, अगर हम बांस के उपयोग को जोड़ेंगे, अपने जीवन से जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है बांस का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी जरूरतें पूरी होगी। मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं हो रहा है सिर्फ बांस के कारण, लेकिन उसकी एक फ्लिप साइड होती है। हर चीज की एक फ्लिप साइड होती है कि मैंने जो बांस लगाया है वहां से लगभग 2 सीड्रिल दूर तक मैं कोई भी उत्पादन नहीं ले पाता हूं। अब मैंने 2 ही सीड्रिल तो है, लेकिन 1200 फुट पे जब 2 सीड्रिल होती है तो वो लगभग 1 एकड़ खेत हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि अब 3 साल हो गए हैं, अब इस बांस को काट के इसको नीचे से उखाड़ना नहीं है, काट दूं और इसको कहीं बेच सकूं। तो फिर से जब तक बांस बड़ा होगा तब तक मैं वहां प्रोडक्शन भी ले पाऊंगा। और फिर वो 3 साल का जो मुझे आर्थिक नुकसान, जिसको कि एक फार्मर के रूप में मैं अपने दिमाग में सोचता हूं, तो वो आर्थिक बैलेंस भी मेरा हो जाएगा यदि वो बांस बराबर सही जगह पे सही कीमत में बिक जाता है। आप मेरे से ज्यादा बांस की किसानी करने वाले और पुराने लोग और आप विशेषज्ञ लोग हैं। अच्छा, हो यह रहा है कि हम बांस का उपयोग सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बंसी एम्पोरियम में हमारी मेरी छोटी बहन है छाया और उनकी टीम के माध्यम से हम बांस का फर्नीचर बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं देहरादून गया था दादा एक कार्यक्रम में, और वहाँ पे एक असम की लेडी थी, बैम्बू लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको। उनकी बैम्बू प्रोडक्ट्स की वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, और वो तो बाहर विदेशों में जाके भी बैम्बू के गहने, बैम्बू से तरह तरह की चीजें, और इतनी कॉस्टली कि हम तो सिर्फ, चूंकि मैं उसी होटल में रुका हुआ था जहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, इसलिए बस ऐसे कीमत देख के आगे बढ़ता चला गया। तो इस तरह का यदि कुछ हम यहाँ कर सकें, आप लोगों के माध्यम से, जो वंशकार लोग हैं या जो किसान लोग हैं या जो महिलाएं स्व सहायता समूह की, यदि उनको इस तरह की कोई ट्रेनिंग मिले जिससे कि वो अपनी आजीविका बढ़ा सकें, अपनी आय बढ़ा सकें, और साथ ही साथ जब वो आय बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा बाम्बू खरीदेंगे, वो ज्यादा बाम्बू खरीदेंगे तो किसान ज्यादा लगाएगा। ये एक साइकिल है। ये साइकिल कहीं भी ब्रेक होती है तो प्रॉब्लम आती है, और ब्रेक अभी सिर्फ वहीं जाके हो रही है कि इसका करना क्या है। यदि उस सब का हम लोग इस कार्यशाला के माध्यम से, आप लोगों के निर्देशन में, दादा के निर्देशन में, यदि हम इसका हल निकाल पाएंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला के उद्देश्य सफल होंगे। आपने मेरे जैसे छोटे, उसकी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अनदेखी कर देते हैं, जिसके कारण किसानों को एक कहना चाहिए कि वो आ जाती है क्या यार ये तो बांस है, इसमें क्या कोई फायदा वायदा है नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं। ये बांस जो है ये हरा सोना है। इसको एक बार लगाइए और 60 साल तक इससे लगातार इनकम लीजिए, लेकिन 60 साल के लिए पहले इसके 4-5 साल जो है हमको इसकी बहुत देखरेख करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा हुआ और उससे हम आमदनी लेना शुरू कर दें, उसको जॉब पे लगा दें। कम से कम जो वयस्क नहीं होगा तब तक हम उससे कुछ नहीं ले सकते। इसी तरह ये भी प्रकृति का नियम है कि जब तक बांस बड़ा नहीं होगा, सबल नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, तब उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब ये जो बांस लगा रहे हैं किसान, यहाँ पर एक परंपरागत जो हमारा क्षेत्र, इसमें लाठी बांस होता था जिसको सभी किसान बंधु लोग जानते हैं, जो हमारे जंगलों में होता है। दूसरा कटंग बांस था। कटंग का नाम ही कांटे से है, उसकी हर शाखा में कांटा है। तो कांटे वाले बांस को काटने में बहुत परेशानी हो रही किसानों को।
लेकिन लगाया, इसके बाद भी काट रहे हैं उसको। लेकिन इसके अलावा भी बांस की बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो टिश्यू कल्चर से तैयार की है, राइजोम से तैयार। खिड़किया ब्लॉक में काम करते सर 25 गाँव में। ये मेरा दूसरा वर्कशॉप है बांस को लेकर। अभी जो रिसेंटली जून अगस्त में जो हुआ था जिला पंचायत कार्यालय में, तो वहाँ पे कुछ हम भी इन्वाइट किए थे, इसी मिलने आए थे सर से, तो उन्होंने भी इन्वाइट किया कि आप आइए वर्कशॉप में। तो उसके बाद में हमने कुछ कृषकों को जो फील्ड ग्रामीण स्तर पर जो कृषक है उनको थोड़ा प्रेरित किया। ग्रामीण स्तर पर जो इंस्टीट्यूशन पे हमने खड़े किए हैं वहाँ पे हम लोग हर मंथ मीटिंग भी लेते हैं और कृषकों को प्रेरित भी किया जाता है। जैविक खेती पे भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं, प्राकृतिक खेती पे भी करते हैं। तो उसके बाद में कृषकों को प्रेरित करने के बाद में लगभग सर हमने अगस्त में 165 किसानों के तक हमने किसानों को बांस सपोर्ट किया। लगभग 17,000 बांस जो है पौधे उनको करवाए। तो मेड़ के नाले के साइड इस साइड सभी कृषकों ने अभी लगाया है और काफ़ी अच्छा सर्वाइवल है रेट। लगभग 80% प्लस उनका सर्वाइवल रेट है सर अभी करंट में देखा जाए तो। सम्मानित कृषक भारे जी, जिनका एक नया नाम अभी दिया गया, उसके लिए मैं सोच ही रहा था कि बांस पुरुष का नाम एक होना चाहिए, तो ईश्वर ने मेरी बात सुनी और बांस पुरुष धन्यवाद सभी फॉरेस्ट कर्मचारीगण, कृषकगण। मैं ब्रजेश रिछारिया ग्राम कपासी से हूँ और इस बार मैंने भी जो राज्य सरकार की योजना चल रही है अनुदान वाली, वो मेरे पास आपके माध्यम से ही पहुंची और मैं बांस लगाने में सफल हुआ। उसकी देखरेख चल रही है, धीरे धीरे बांस बढ़ेगा, उसके बाद और अनुभव होते जाएंगे। मेरा सभी कृषकों से एक निवेदन है कि जो कार्यशाला में अपन आते हैं तो उसका पूरा अनुभव अपन अन्य किसानों से भी साझा करें, तो धीरे धीरे अन्य किसान भी बांस लगाते जाएंगे। और फॉरेस्ट विभाग से भी एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे हरदा जिले में एक बांस पानी गांव है, तो उसके बारे में बताएं लोगों को, उसकी हिस्ट्री निकालें कि उसका बांस पानी गांव कैसे पड़ा, तो अन्य जगह भी बात जाएगी और प्रेरित होंगे लोग। और एक और निवेदन छोटा सा, मैं जिस गांव से आता हूं कपासी, तो वहाँ पर भी एक नाला है फॉरेस्ट से निकला हुआ, उसका वर्षों से मैं बचपन से नाम सुन रहा हूँ, बांसलिया खाल। तो एक बार मैंने पूछा भी वहाँ लोगों से कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो बोले यहाँ बांस बहुत हुआ करते थे, तो उसको भी डेवलप किया जाए, उसके आसपास दोनों साइड बांस के रोपण हों, तो वो बांसलिया खाल भी हमारा पुनः जीवित हो। हमसे जो सहयोग रहेगा हम बिल्कुल देंगे, ट्रैक्टर ट्राली या अन्य, या हम खुद खड़े होकर बांस वहाँ लगाएंगे, अच्छा लगेगा, ये निवेदन करता हूँ। बातें तो बहुत सारी करना था, और समय और भी वक्ताओं को यहाँ आना है। पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि बांस के लिए सभी किसान तैयार रहें, अच्छे से काम करें, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, नाम भी होगा। और राज्य सरकार की जो योजना है, कर्मचारी बहुत अच्छा उस योजना को लेकर कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, 2-3 बार मैं आ चुका हूं, तो योजना सफल होगी। धन्यवाद। मैंने 1995 से इस लाइन में काम कर रहा हूँ बांस पे। बांस के साथ साथ मैंने अपनी नर्सरी आंवले के भी बाग लगाए थे। आंवले के प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत अच्छे से हमने बेचे हैं। फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ मैं 95 से आज भी फॉरेस्ट के साथ में काम कर रहा हूँ, जिसमें आंवले के भी प्रोडक्ट मैंने 22 प्रोडक्ट बनाए थे आंवले के। लंबी सोच को लेके और फिर बनती है। तो मेरा निवेदन किसान भाइयों से है कि ये जो सब्सिडी मिल रही है, इसको एक सब्सिडी का लाभ लेने उद्देश्य मात्र से ही अगर आप बांस लगाएंगे तो बांस का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये तो इसलिए दिया है कि भाई आपके घर के पैसे खर्च नहीं हो। उसमें 240 रुपये का एक बांस का पेड़ का प्रावधान है, जिसमें 120 रुपये किसान को लगाना है, 120 रुपया गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूँ कि वो 120 रुपये में से भी जो सब्सिडी का है, उसमें से भी अगर आप 100 रुपये भी लगा देंगे तो वो बांस का बिरना तैयार है। बांस पर आधारित है। यहाँ पर बांस पर व्याख्यान दिया गया। अभी की बांस से
कैसे उगाया जाता है, क्या करना चाहिए उसकी रोकथाम के लिए, उसको बढ़ावा कैसे देना चाहिए। जब बांस परिपक्व हो जाता है उसके बाद में उद्योग का काम चालू हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे मंच पर, जैसे ये पोडियम सोफा सेट रखा हुआ है, बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो उद्योग के माध्यम से बांस में क्या क्या कार्य किया जा सकता है और बांस के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, तो उन हमारी योजनाओं को बांस से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इस योजना में 3 क्षेत्रों में लोन की व्यवस्था है। विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यवसाय। विनिर्माण क्षेत्र मतलब कोई सी औद्योगिक इकाई, इसमें 50,000 से लेके 50 लाख तक का उद्योग आप लगा सकते हैं। सेवा क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में 50,000 से लेकर 25 लाख तक का प्रावधान है। इस योजना में जो योग्यता है वो 8वीं पास है। एक अपना परिचय और भी देता हूँ सर आपको, कि ये अभी एक शब्द आया बीच में कि जो बंसकार कम्युनिटी होती है, जो बांस का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जो बांस के बर्तन बनाती है, उस कम्युनिटी से ताल्लुक भी रखता हूँ। तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि बांस डिपो में कैसे आता है, घर तक कैसे पहुँचता है, कैसे उसको फाड़ा जाता है, क्या क्या उसकी चीज़ें बनती है, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर मैंने समझा हुआ है। वो बात अलग है कि अब मैं पढ़ लिख के थोड़ा सा इस तरह इंडस्ट्री की फील्ड में आ गया, तो अब मैं उसको ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, अपने समाज से उसको जोड़ पा रहा हूँ कि अब इनको किस तरह की स्किल देने की ज़रूरत है ताकि वो उसका कमर्शियल और बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो ये बात तो सत्य है कि केवल जो परंपरागत जो चीज़ें बनती आ रही थी उनसे कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आ रही है। बहुत सारी शिकायतें भी आई। उसके बाद जब हमने मार्केट सर्च करना शुरू किया तो पहली बात तो ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, या जो हमारे बांस पे काम करने वाले शिल्पी भाई बहन हैं वो क्या चीज़ें बना रहे हैं। तो पहले लोगों को ये जानकारी कराई गई कि इससे फर्नीचर भी बनता है या हैंडीक्राफ्ट में कितने तरीके की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो मार्केटिंग और डिज़ाइन में मुख्यतः ये हुआ कि मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप जो चीज़ें बना रहे हैं वो कितने लोग जानते हैं कि बांस पे बनने वाली ये चीज़ें आप बना रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बांस पे काम कर रहा है वो अपने घर में रह के या किसी CFC सेंटर में या जो भी आप शेड के नीचे काम करते हैं, आप अपना निर्माण कार्य तो जारी रख रहे हैं। होता ये कि आपको मार्केट पता ही नहीं होता कि ये जो सामान है, और हमने बहुत बड़ी तादाद में पेन स्टैंड बना के भंडार गृह में स्टोर भी कर लिया, लेकिन अब उसका मार्केट नहीं है। मार्केट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि वो जो डेड स्टॉक है आपको कैसे ना कैसे करके निकालना है, तो आप उसको बहुत कम रेट में बेचना शुरू कर देते हैं। कई बार मैंने अपने शिल्पी भाइयों को देखा है कि पेन स्टैंड में जितनी लागत लगी है वो उतनी लागत भी नहीं निकालते, मेहनताना तो बहुत दूर की बात है। सेंटर अनिल सर ने भी आपको बताया था कि छिदगांव मेल में स्टैब्लिश किया हुआ है। यहाँ सारी एडवांस मशीनरी है, ट्रीटमेंट प्लांट है जो बहुत ज़रूरी है। बांस से बनने वाले किसी भी आइटम को पहले ट्रीट करना ज़रूरी है, जिससे कि जैसे अभी पूजा मैडम बता रही कि 40 साल उम्र है फर्नीचर की, तो वो बनी रहे, उसमें कहीं फंगस ना आए या कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो है हमारे पास। बाकी सारी मशीनें जो CFC में आपने शायद सभी लोगों ने विजिट किया हो तो देखी होगी, वहाँ भी बहुत सारी मशीनें हैं। वो सभी मशीनों के अलावा हमारे पास एक और एडवांस मशीन है जिसे 4 साइड प्लानर कहते हैं। पूजा मैडम अभी बार बार जो कह रही है ना फिनिश्ड प्रोडक्ट और फर्नीचर में फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो जो मशीन है वो बांस को एक बहुत फाइन चौकोर पट्टी जो लकड़ी की बनती है उस तरह की पट्टियों में कन्वर्ट कर देती है। तो आप अगर उससे फर्नीचर बनाएंगे तो वो निश्चित ही बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो आप सभी को मैं तो इन्वाइट करूँगी कि आप सब भले ही ट्रेनिंग ना लें, लेकिन एक एक्सपोजर विजिट या एक दिन का विजिट ज़रूर करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने लोग बैठे हैं वो भी, कि वो एक बार देखें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है अभी अवेलेबल। और हम इनवाइट कर रहे हैं आपको कि आप आएँ और उसको देखें कि कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और मशीनों की ज़रूरत है तो हम वो भी वहाँ इंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं। ट्रेनिंग की जो बात आई है तो हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ अच्छे से अच्छे ट्रेनर
अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोग KFRI मतलब केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उससे भी हम एसोसिएट हैं, वहाँ के कई साइंटिस्ट हमारे की बात आ रही है, तो हम अच्छे डिज़ाइन इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। अभी जैसे वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर लालसा देखी है बांस लगाने की। वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे मॉडल में लोगों ने, कृषकों ने बांस का रोपण किया है। वहाँ पर एक्चुअली मैंने लाइन लगती थी कि साहब इससे ज़्यादा अनुदान नहीं मिल सकता, तो वहाँ पर लाइन लगती थी कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हम 5,000 लगाना चाहते हैं, हमें 10,000 लगाना है, तो क्यों नहीं हमें जा रहे, तो अब भाई बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि वहाँ पर खपत भी ज़्यादा थी, खपत वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। हम कुछ एरिया छोड़ सकते हैं, चाहे वो वेस्ट लैंड जहाँ पर अभी सबसे कम खपत होती है, मतलब सबसे कम उपज होती हो, पता चले कि इस एक एकड़ में मेरे से 2-3 क्विंटल का वो उसका ही एवरेज निकल रहा है, उस जगह को आप चयन करें, वहां पर आप बांस के पौधे लगाएं, वो उससे आपका 10 गुना ज्यादा कमा के देगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि और सबसे अच्छी बात है कि बांस के पौधों में खेती करने में कम से कम 2 साल तक आप बहुत अच्छे से मल्टी लेयर क्रॉपिंग कर सकते हैं। आप समझते हैं मल्टी लेयर को? जैसे बांस का पौधा लगाया, छोटा होता तो कोई दिक्कत होती नहीं है, उसके साथ सोयाबीन भी चल जाता है, लोग सोयाबीन भी लगाते हैं। तो एक साल आपने सोयाबीन ले लिया, उसके साथ अगले साल आप चाहें तो जो नीचे लगने वाली फसल है, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, वो लगा सकते हैं, वो बड़ी अच्छे से चलता है उसके साथ। तो आप लगातार 2 से 3 साल तक उस भूमि का, वो केवल बांस के लिए आपको रेगुलर खेती का भी उसमें आता रहेगा, बांस भी अपना बड़ा होता रहेगा, और जहां 4 साल 5 साल हुए, बांस आपका उपज देना चालू हो जाएगा। कॉलोनी में तो बहुत अच्छा काम है आप लोगों का। संजय भी फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, अभी पर्यावरण केंद्र रैडवा में निवासरत हैं और खाली कर दिया है, जुड़े हुए हैं। इसमें क्या सर, जो सबसे पहले आराम कुर्सी थी ना, मुझे लगता है शायद इन्होंने डिजाइन करी थी सर के समय, है ना? हमारे फादर ने करी थी सर दोस्तों। तो पापा जी भी आए हुए हैं, आइए उनको ही बुला। हाँ मुझे मालूम है, तो वहीं फॉलो कर दी। चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई।